और इसके अलावा लिंकर्स, और इसके अलावा बस मेनली यही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स थे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कौन से वाले थे? डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन सॉफ्टवेयर, डिस्क फॉर्मेटर, वायरस चेकर, डिस्क कंटेंट एनालिसिस एंड रिपेयर सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा और कोई आ रहा है ज़हन में? सिक्योरिटी वाले, हाँ वो भी हो सकते हैं, सिक्योरिटी के भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स एक्सेट्रा, मतलब ये बीच में फिर लिस्ट बनती है काफी ज्यादा सारी, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर आते रहते हैं बीच में, ठीक है। अच्छा अब जरा हम बात करते हैं बारी बारी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। पहले जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है विच इज एसेंशियल, मतलब ये व्हेनेवर कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, ऑपरेटिंग सिस्टम विल ऑलवेज बी इन द रनिंग स्टेट। कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी बाकी सॉफ्टवेयर्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या कर रहे होते हैं? रन कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है सबसे पहले किसकी मौजूदगी जरूरी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की मौजूदगी जरूरी है। कोई ऐप या कोई और सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी इंस्टॉल होगा। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द कंप्यूटर टू रन ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी टास्क। कोई भी काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है, पहली बात, ठीक है जी। अब और ये हमेशा ये याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इट रन्स इन द बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर। It is a software platform. It is a software which provides a platform on which other software can run. एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर दूसरे सॉफ्टवेयर भी क्या कर सकते हैं? रन हो सकते हैं। समझ आ रही बात है कि नहीं? It runs in the background of the computer system, provides a platform on which other softwares can also run. Clear हो रही है कि नहीं? अच्छा, without operating system, no task computer won't work. No task will be possible for computer to perform because operating system is the one that interacts with the user and with the machine. Many tasks, बहुत ज्यादा सारे टास्क हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। जिस तरह प्रोसेसर मैनेजमेंट भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। प्रोसेसर को मैनेज करना, हार्डवेयर को मैनेज करना, सिक्योरिटी को मैनेज करना, बात समझ आ रही है कि नहीं? ग्राफिक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस प्रोवाइड करना, ऐसी चीज जो ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ आ रही हो। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई जॉयस्टिक होती है, उसको आप घुमाते हैं तो उसकी मदद से आपको स्क्रीन के ऊपर कोई चीज कर्सर घूमता हुआ नजर आता है, या किसी गाड़ी का कोई स्टीयरिंग है, आप वो घुमाते हैं, मतलब कोई गेम है इस तरह की कि स्टीयरिंग आपके हाथ में कंसोल पकड़ा हुआ है, हिलाते हैं तो मशीन भी आगे से सॉफ्टवेयर में भी तब्दीली नजर आ रही होती है आपको कि गाड़ी मूव कर रही है। समझ आ रही है? आप क्या पूछ रहे हैं? इसी तरह ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स इस तरह से दिखाना कि वो इंसान को क्या हो नजर आए। अब तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस इतना बेहतरीन किया हुआ है कि वो 2 साल के बच्चे को भी पता है कि यूट्यूब कहां से खुलेगा, है ना? उसको पता है ना गैलरी कहां से खुलेगी, कॉल कहां से मिलनी है। क्यों? क्योंकि वो आइकन्स बनाए हुए, उन्होंने आइकन्स ऐसे बनाए हुए जो क्या है? यूजर फ्रेंडली है। अब वो छोटा सा बच्चा है, उसको भी पता है कि मैंने क्या करना है। जैसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, एकदम कोई ऐड आया तो वो पहले से उंगली रख रहता है यहाँ पे कि क्या करेगा? स्किप ऐड करेगा, रखता है ना बच्चा, देखा कभी आपने? मतलब वो अब सीख रहा है। ये इंसान इंटरैक्ट करने से क्या करता है? सीखता है। तो ये बच्चे की मिसाल है, वो बचपन से पेट से, कोई माँ के पेट से तो आईसी चिप इंस्टॉल तो नहीं आई थी उसके अंदर,
वो तो जब बड़ा हुआ तो उसने माहौल देखा कि दुनिया बहुत तेज हुई है, तो उसने भी अपने आप को अडाप्ट किया फिर उस हवाले से। तो आने वाला जो हर वक्त है आगे वाला, उसमें बच्चे जब एडवांस टेक्नोलॉजी देखेंगे तो वो क्या होंगे, आपसे ज्यादा तेज होंगे। यानी मैं जब छोटा था उस वक्त लोग शायद हमारे जमाने में कहते होंगे कि यार ये देखो बच्चा कितना तेज है, और आज के एतबार से जब देखा जाए तो उस वक्त के बच्चे तो तेज बिल्कुल भी नहीं थे। आज के बच्चे थोड़े तेज महसूस होते हैं, होता है कि नहीं होता? जिस घर भी जाएंगे तो हर पेरेंट्स कहते हैं जी मेरा बच्चा तो बड़ा तेज है जी, बड़ा तेज। हर घर में हर बच्चा बड़ा तेज है आजकल, ठीक है। तो यहां तक बात समझ आई है कि नहीं आई? सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, जितने भी देखें मैंने फिर एक बड़ी आसान कर दी बात। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्शन जो सा है ना मेक श्योर करता है बिटवीन ह्यूमन एंड द हार्डवेयर। आपकी इंटरेक्शन जो सी है ना उसके साथ मेक श्योर कर रहा है, ट्रांसलेट करता है आपकी बातें, आपके मैसेजेस इनटू दोज मैसेजेस व्हिच द कंप्यूटर व्हिच द हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड, सो दैट दिस हार्डवेयर कैन परफॉर्म सम ऑपरेशंस। हार्डवेयर क्या है? इट इज जस्ट पल्सेस का, इलेक्ट्रिक करंट का ट्रांसपोर्ट होना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इट इज जस्ट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ करंट इन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। बट दोस कंपोनेंट, वो जो करंट का फ्लो है वो एक ऐसे मैनेज्ड अंदाज से, वो कहां से फ्लो करवाना है कहां से नहीं, सॉफ्टवेयर इज द वन दैट टेल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वन जो हार्डवेयर को बता रहा होता है कि इस तरह से आपने चीजों को हिलाना है या जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। वेल, लोडिंग एंड रनिंग द प्रोग्राम से बहुत डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, इसको ज्यादा मैं आगे मजीद नहीं एक्सप्लेन करता। कंपाइलर्स का मैंने कल आपको बता दिया था कि एवरी कंप्यूटर नीड्स अ कंपाइलर सो दैट दोज एक्जी फाइल्स दैट आर टेकन फ्रॉम एनीवन, एनी सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो एक्जी फाइल आपके कंप्यूटर पे रन हो सके, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हमारे कंप्यूटर पे क्या हो सके, रन हो सके। रिमेंबर दैट थिंग कि नहीं? याद आ रहा सारों को? तो ये हमने ये कहा था कि वो एक्जी फाइल वो होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होती है। तो कंप्यूटर उसको इस तरह से ही अंडरस्टैंड करता है बिकॉज कंप्यूटर के पास प्री इंस्टॉल्ड कंपाइलर हो सकता है, समझ आ रही है कि नहीं, जो उसको ट्रांसलेट करके तो प्रोसेसर को बताया कि भाई ये कह रही है, सॉफ्टवेयर का मतलब ये है, इसमें ये वाले टास्क परफॉर्म करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था लिंकर सॉफ्टवेयर। जो लिंकर है, इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल्स प्रोड्यूस्ड। अच्छा, एक और चीज मैं वैसे तो लिंकर सॉफ्टवेयर क्या करता है? एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल्स, सुनिएगा, ऑब्जेक्ट फाइल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपाइलर एंड कंबाइंस देम इनटू अ सिंगल प्रोग्राम व्हिच कैन बी रन ऑन अ कंप्यूटर। अब ऑब्जेक्ट फाइल्स मैंने बताया था कि जब भी आप एक सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड को जब ट्रांसलेट किया, सोर्स कोड पता ना क्या होता है? सोर्स कोड किसको बोलते हैं? वो तमाम स्टेटमेंट्स होती हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं टू डेवलप और टू मेक अ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जितनी स्टेटमेंट्स आपको प्रोग्रामिंग की लिखनी पड़ती हैं, जो प्रोग्राम करना पड़ता है, उस तमाम स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। जैसे आप नहीं कहते टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आप कहते हैं ना पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट, तो जो प्रोग्रामिंग का डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। सोर्स कोड आपको पहले भी एक दफा मैंने बताया था कि हमने कहा था कि इसको हम लोग लॉस लेस कंप्रेशन करेंगे, लॉसी कंप्रेशन सोर्स कोड की नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई एक भी कोमा या कॉलन या कुछ भी थोड़ी सी भी चीज अगर गायब होती है ना, तो वो फिर पूरा कोड क्या होगा? करप्ट हो जाएगा, वो रन नहीं हो पाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। बात समझ आ रही है? सो सोर्स कोड की मैंने एग्जांपल पहले भी आपको दी हुई थी। तो सोर्स कोड को जब ट्रांसलेट किया जाता है यानी कंपाइल किया जाता है, तो उसके मुख्तलिफ स्टेजेस आते हैं, बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। तो जो एक ट्रांसलेशन का जो पहला स्टेज है, उसमें जो फाइल डेवलप होती है, उस सोर्स कोड को ट्रांसलेट करके एक न्यू फाइल बनती है, उसको ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। समझ आ रही बात है कि नहीं? क्या बोलते हैं उसको? ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं। ये कंप्यूटर की इंटरेक्शन आपकी होना बड़ी जरूरी है। जब आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आप उसके फोल्डर में जाके जरा चेक किया करें, उस सॉफ्टवेयर के फोल्डर में एक फोल्डर नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा सारे फोल्डर्स मतलब इंस्टॉल हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? यही बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ट्रांसलेट करते हैं, उसको रन करते हैं, तो एक फाइल नहीं होती, बहुत सारी फाइल्स बनती है। उनमें से एक फाइल जो कंप्यूटर को समझानी होती है कि भाई ये आपके काम की है, वो होती है ऑब्जेक्ट फाइल। तो जो लिंकर सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है कि जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट फाइल्स होती है उनको आपस में क्या करता है? कंबाइन करता है, सो दैट एक फाइनल एक ऐसी फाइल बन जाए जो प्रोसेसर को समझाई जा सके, जो प्रोसेसर को समझ आ जाए। समझ आ रही बात है कि नहीं? क्योंकि समटाइम्स, ये बात याद रखना, समटाइम्स क्या होता है कि आपके उस ऑब्जेक्ट फाइल के साथ कुछ डिवाइस ड्राइवर्स की जो फाइल्स होती हैं, या यूं समझ लें कुछ और एडिशनल सॉफ्टवेयर भी साथ अटैच होने होते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? वो वाले सॉफ्टवेयर जो पहले से लिखे जा चुके होते हैं, जिनमें कोई एरर नहीं होता,
जिनको पहले से लिखा होता है कि यार अगर कभी भी इस्तेमाल करने की नोयत आ जाए तो यूज कर लेना इनको, एक दफा लिख लिया जाता है और हर सॉफ्टवेयर फिर उन प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करता है। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो यूं कहने का मतलब यह है कि लिंकर लिंक से निकला है, ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को लिंक करके एक ऐसी फाइल डेवलप करता है जो प्रोसेसर को समझ आ सके। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? अच्छा, इसके अलावा बस इसका यहां तक काफी है। डिवाइस ड्राइवर्स, हमें मालूम है कि डिवाइस ड्राइवर्स कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। डिवाइस ड्राइवर, देखो मैंने नाम से बताया था ना, डिवाइस का ड्राइवर, चलाने वाला सॉफ्टवेयर। किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर होगा उसको क्या बोलेंगे? गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर, जैसे उन्होंने नाम दिया था गाड़ी वाला ड्राइवर, यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर ऐसा जो उस डिवाइस को रन करवाएगा, जो उस डिवाइस को चलवाएगा, उसको बोलेंगे डिवाइस का ड्राइवर। क्या बोलेंगे? डिवाइस का ड्राइवर। समझ आ रही मेरी बात के नहीं? सो इस तरह से चलेगा। कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने कंप्यूटर में पहली दफा एज अ हार्डवेयर डिवाइस आप अटैच कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका डिवाइस ड्राइवर होना बहुत जरूरी है। वैसे उसके अलावा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारे डिवाइस ड्राइवर्स पहले से इंस्टॉल्ड आते हैं। समझ आ रही बात है कि नहीं? जैसे मिसाल के तौर पे मेरे लैपटॉप की अगर फॉर एग्जांपल बात करें तो उसमें एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क का भी एक ड्राइवर मौजूद होगा पहले से ही, ठीक है, जो उसको सिर्फ क्या कर सकता है? रीड कर सकता है। राइट तो नहीं कर, राइट करने के लिए मुझे क्या चीज चाहिए एडिशनल? बताएगा कोई मुझे? मेरा एक सवाल पहले बताएं, सीडी पर राइट करने के लिए मुझे कौन सा हार्डवेयर चाहिए? एक एडिशनल चीज चाहिए। हाँ, रीडर नहीं, राइटर, लेजर चाहिए मुझे। क्या चाहिए? लेजर चाहिए, क्योंकि डिस्क ड्राइव के ऊपर पिट्स एंड लैंड्स बनाए जाते हैं किसकी मदद से? लेजर की मदद से। ये तो लेजर तो इसमें नहीं है, वो एक मोटा हार्डवेयर होता है जिसके अंदर लेजर्स डिप्लॉयड होती हैं, जो क्या करता है? सीडी को बर्न करता है। बर्न मतलब सुराख करता है उसमें अपनी टेम्परेचर और हीट की वजह से। समझ रहे मेरी बात के नहीं? समझ रहे मेरी बात के नहीं? नहीं समझ आ रही गर्ल्स को? अलीशा आ रही है? अलीशा जहरा समझ आ रही है? अब सोचो, वो तो इसका पेरेंट सॉफ्टवेयर तो, पेरेंट हार्डवेयर तो नहीं है ना, मतलब प्राइमरी हार्डवेयर तो नहीं है, वो तो एक एडिशनल हार्डवेयर जो इसमें अटैच किया जाएगा, तो उसका मुझे डिवाइस ड्राइवर भी क्या होगा? चाहिए होगा। तो मुझे पहले से उसमें क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक दैट डिवाइस ड्राइवर ऑपरेट नॉर्मली। अपने कंप्यूटर से उसको कम्युनिकेट करने के लिए उसका ट्रांसलेटर चाहिए, जिसको क्या बोलेंगे? हम डिवाइस ड्राइवर बोलेंगे। अदर देन दैट, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्क्रीन एक्सेट्रा, कैमरा, मेमोरा, सब चीजें इनसे पहले से इंस्टॉल्ड होंगी। यूएसबी जितनी भी पोर्ट्स हैं इनको रीड करने के लिए। अगर समटाइम कोई ऐसा डिवाइस ड्राइवर मौजूद ना हो ना, तो आपको ना एक पॉपअप आपकी स्क्रीन पर जनरेट किया जाता है कि फलां डिवाइस ड्राइवर इज मिसिंग, डाउनलोड इट। एंड समटाइम्स वो डाउनलोड करने का वो जो वेबसाइट होती है उसका यूआरएल भी गिवन होता है। आप उस पर क्लिक करते हैं, देन यू आर redirected to a website from where you can download the device driver of that particular hardware. पहले क्या होता था? डिवाइस ड्राइवर्स के भी पैसे देने पड़ते थे, बट नाउ दे आर फ्री। समझ आ रही? जस्ट टू मेक इट यूजर फ्रेंडली। समझ आ रही? ताकि जिस भी बंदे ने हार्डवेयर खरीदा है उसको सॉफ्टवेयर ना खरीदना पड़े, सॉफ्टवेयर पहले से ही उसको किसी यूआरएल पे क्लिक करेगा, वहां से उसको मिल जाए। क्लियर हो रही मेरी बात? अदर देन दैट, हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का बता दिया, दैट आर डिजाइन टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क्स ऑन अ कंप्यूटर, that are the tasks that are helpful tasks। ठीक है ये बात के नहीं? ओके, कौन से वाले इस तरह के प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो मैनेज भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको। अब कंप्यूटर के रिसोर्सेज में मैंने चंद एक रिसोर्सेज बताए थे, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर। महम आप बताइए डीफ्रेगमेंटेशन क्या होती थी? ये वाली महम, वसीम बच्चे ऐसा आंसर करना है जो आप एग्जाम में लिख सकें। हम किसी ड्राइंग रूम में तो नहीं बैठे हुए कि गपशप लग रही है। आपको नहीं आता इसका आंसर? नहीं लिखा हुआ? पता तो होना चाहिए, तो गलत बात है। जो पढ़ चुके हैं वो आना चाहिए, अदरवाइज तो फिर नुकसान होगा। कौन बताएगा गर्ल्स में से डीफ्रेगमेंटेशन क्या होती है? फातिमा बताएंगी। फातिमा, डीफ्रेगमेंटेशन क्या होती है? बच्चे ऐसे बोलेंगे तो अलीशा ज़हरा को भी समझ नहीं आएगी इतनी आवाज में। नो, हाँ जी आप बताओ फाते अफजल। मैंने आपको मिसाल दी थी, मैंने कहा मैं जब से पढ़ा रहा हूं
मैंने हमेशा जब भी क्लास में बच्चों को बैठाया, क्या कभी जिंदगी में, मतलब मेरी जिंदगी में तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जितने स्टूडेंट्स आए हों वो सीक्वेंस में ऐसे बैठे हों। जैसे आप देख लें वो कुर्सी खाली है, खाली है, खाली खाली है ना। अब सोचें, जब मिसाल के तौर पे कंप्यूटर में जब डेटा आता है वो तो बहुत फास्ट तरीके से डिस्क पे आके राइट हो रहा होता है, ठीक है। तो कुछ जो और डेटा क्या होता है, एक दूसरे से मैच करता हुआ डेटा होता है, या एक ही फाइल का डेटा होता है, तो वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में जाके जो उनसे ना सेव हो जाता है। जो अवेलेबल सेक्टर उसको नजर आता है उधर जाके क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। उनका एक लिंक पता होता है, उसके हार्डवेयर को लिंक पता होता है कि पहले ये पढ़ेंगे, फिर दूसरा ये वाला रीड करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है। अब वो क्या करता है, ओवर टाइम जो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर है ना, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ब्लॉक्स होते हैं उन सब को ऐसे सेटल करता है कि वो कॉन्टिग्यूअसली सेव हो जाए, ताकि रीड करते हुए डेटा को डिले ना आए। समझ आ रही कि नहीं? जितने भी डिस्पर्स्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉक्स ऑफ द डेटा होते हैं उन सबको अलाइन करता है इन सच अ वे दे आर कॉन्टिग्यूअस व्हाइल रीडिंग द डेटा। फास्ट हो जाएगा ना फिर, और इससे ये भी आइडिया हो जाएगा कंप्यूटर को कि कितनी अवेलेबल स्पेस मौजूद है, ताकि उसके हिसाब से न्यू फाइल वहां पे इंस्टॉल की जा सके। फिर आता है डिस्क फॉर्मेटर। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, मुकम्मल डिलीट कर देना, कंटेंट्स को उड़ा देना। जी नहीं, डिस्क के ऊपर लेजर नहीं, कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी या ब्लूरे पे लेजर इस्तेमाल होती है। दूसरा तो जो मैं हार्ड डिस्क की बात कर रही हूँ, ये हार्ड डिस्क की बात है, ये इसमें तो मैग्नेटिक उसमें होता है। जी बेटा, बर एक लफ्ज है सिर्फ, डिलीट कर देना चीजों को। मुख्तलिफ बर्न मुख्तलिफ अल्फाज में इस्तेमाल, मैंने तो वैसे ही इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। हम लोग इसको इस्तेमाल करते थे दो अंदाज में, एक डेवलप का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, एक बर्न का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। जब हम आईसीज बनाते थे ना अपनी, मतलब बनी बनाई आईसी में जब अपना प्रोग्राम स्टोर कराते थे, रोबोट्स बनाते थे, तो जब हम अपना सॉफ्टवेयर पूरा लिख के उस सॉफ्टवेयर को एक आईसी में उतारते थे तो उसको हम कहते थे ये डेवलप कर रहे हैं हम, ठीक है। और जब उसमें कोई कोड में कोई गलती आ जाती थी और हम उस कोड को रिमूव करके नया कोड उसमें इंस्टॉल करने की कोशिश करते थे, तो पुराना रिमूव करना होता था पहले उस आईसी में से, तो हम उसको कहते थे कि आप इसको बर्न कर दें। तो जो कंटेंट्स ऑलरेडी सेव होते थे वो एक और मशीन में हम डालते थे उस पुरानी वाली आईसी को, तो उसके लिए बर्न का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। तो और यही लफ्ज अगर सीडी में इस्तेमाल करें तो बर्न का मतलब दो तरह से हो सकता है। लेजर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो सुराख कैसे होता है, पिट कैसे होता है, बर्न करके ही होता है, बिकॉज लेजर टेम्परेचर इंक्रीज करती है और टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके अंदर सुराख सा हो जाता है। प्लास्टिक है ना, शीशा है, ठीक है, तो लेजर की मदद से उसमें सुराख सा हो जाता है, ठीक है। सो वहां पे आप डेवलप करने के लिए भी लेजर का लफ्ज है वो बर्न का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, या सब कुछ उड़ाने के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल कर, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका। जी बेटा, किसके ऊपर? पुराने वाले को पूरा रिमूव करके फिर दोबारा नया पिट करेंगे, फिर रिमूव करके फिर नया पिट करेंगे उसके अंदर, और एक लिमिट तक बार बार राइट रिमूव हो सकता है। उसके बाद सीडी की जो सी अपनी वो लेयर है वो थोड़ी पतली हो जाएगी और वो कहेगा नहीं फर्दर मोर इसमें राइटिंग नहीं है मुमकिन, ठीक है। यहां तक बात समझ आई? डिस्क रिपेयर एंड कंटेंट एनालिसिस, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, डिफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर। डिस्क कंटेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे बहुत सारे जब कंप्यूटर के पास, सुनिएगा जरा, बहुत सारा डेटा, जब मैं कंटेंट एनालिसिस की बात कर रहा हूं, ये क्या बन गई आपकी डिस्क बन गई, ये उसका सेंटर है, ये क्या हो गया उसके, क्या है ये ट्रैक्स हो गए, ये लाइंस क्या आइडेंटिफाई करवाएंगी, अब सोचें जब डेटा बहुत स्पीड से आके इसमें स्टोर होगा वंस एंड जीरोस की सूरत में, अब 1 और 0 पता क्या है, वो जो ऊपर रीड राइट हेड जो सेंटर से बाउंड्री तक मूव कर रहा है, कितनी मूवमेंट थी इसकी, 50 टाइम्स अ सेकेंड, 50 टाइम्स अ सेकेंड। अब जब ये डेटा स्टोर करवाएगा तो मुझे बताएं इतनी स्पीड से जब बिट्स आके स्टोर हो रही होंगी, मैग्नेटाइज हो रही होंगी, तो मुझे बताएं क्या हमेशा जो बिट्स हैं सारी इस ब्लॉक के अंदर ही आएंगे या थोड़ी सी आगे पीछे भी हो सकती है अलाइनमेंट के हिसाब से? जैसे अगर मैं यहाँ पे कुर्सियों में आपको एक बहुत ज्यादा स्पीड से बोलूं कि आके बैठो, तो लाजमी नहीं है कि हर बच्चा सेंटर में आके बैठेगा।
हो सकता है कोई गलती से हैंडल पे आके बैठ जाए, हो सके वो गलती से हाफ चेयर पे आके बैठ जाए, मुमकिन है ना ये कि नहीं है? मुमकिन नहीं है? मुमकिन है ना? मुमकिन ये इट इज पॉसिबल कि आप सारे बहुत बेहतरीन तरीके से ना बैठे, बड़े रैंडम अंदाज में बैठ जाएं, कोई हैंडल को आके टक्कर मार लेगा। इसी तरह जब बिट्स होंगी, जब ज्यादा सारी बिट्स आएंगी, तो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल दोस बिट्स टू बी सेव्ड contiguously in this form in a very organized manner. It is also possible for the bits to sometime be saved in the neighboring sector like this. One of the bit might get into the neighboring sector while this bit was not belonging to the neighboring sector, but it went into the neighboring sector just because of the hardware limitation. Because hardware is something, it does not came from skies. It is something that is made by us, so it will have some limitations. है कि नहीं इस तरह से? क्योंकि वो जब मूवमेंट कर रहा है तो उसके लाजमी नहीं है कि वो बिल्कुल एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट तक खत्म होगा। कभी थोड़ी सी अलाइनमेंट में प्रॉब्लम भी आ सकती है। समझ आ रही है? जैसे नहीं होता अक्सर वक्त आप घड़ी देखते हैं, जो सी आपकी वॉल क्लॉक होती है, बहुत ज्यादा साल चलने के बाद आप देखते हैं उसकी नीडल थोड़ी सी क्या हो जाती है, 12 बजेंगे ना तो 12 बजने में नीडल थोड़ी सी टेढ़ी आगे की तरफ स्लिप हुई भी होती है ना। तो ये नेचुरल है हार्डवेयर, मैकेनिकल हार्डवेयर के अंदर इस तरह से होता है। तो खैर जब ये बिट्स उधर चली जाएगी, अब वहां पे तो उसकी अपनी भी बिट्स होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना उसकी अपनी बिट्स। तो कुछ जगह के अंदर आकर क्या हो जाएगा, ओवरराइटिंग हो जाएगी सर्टेन बिट्स की। क्या हो जाएगी? ओवरराइटिंग हो जाएगी। जब वो बिट्स, माहम समझ आ रही है? माहम वसीम, ओवरराइटिंग हो जाएगी। अब ओवरराइट से क्या होगा, अब ये वाला सेक्टर भी क्या हो जाएगा, खराब, और ये वाला सेक्टर भी क्या हो जाएगा, खराब। इसको कहा जाता है बैड सेक्टर। इस तरह के एरर को क्या कहा जाता है? बैड सेक्टर कहा जाता है। तो जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर पहले से बनाया गया है कि जो हर लम्हे ये चेक कर रहा होता है कि कोई बिट साथ नेबरिंग सेक्टर में तो आके सेव नहीं होगी है। अगर नेबरिंग सेक्टर में आके सेव हुई है तो उसको कोशिश क्या किया जाता है कि उसको वापस अपने सेक्टर में लाया जाए। कोशिश ये की जाती है कि उस बिट को थोड़ा ऑर्गेनाइज अंदाज से किया जाए या किसी और सेक्टर में स्टोर करवा के यहां से डिलीट कर दिया जाए, ताकि डेटा भी वहां पर ही रहे, ताकि डेटा भी वहां पर रहे और प्रॉब्लम भी उसमें ना आए, एरर भी ना आए। ये जो बैड सेक्टर का एरर है ये भी ना आए उसके अंदर। क्लियर हो रही मेरी बात के नहीं? तो ये जो सॉफ्टवेयर ये काम करता है ये है डिस्क कंटेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर। Once the contents are analyzed, after that it repairs them as well. So disk content analysis and repair software. Clear हो रही मेरी बात के नहीं? तो नाम कैसा है, डिस्क के कंटेंट्स को एनालाइज करेगा और फिर अगर खराबी हुई तो उसको रिपेयर करेगा। ठीक है ये बात? नहीं समझ आ रही? नहीं आ रही? आ रही? So these were the utility software. सबको समझ आ गई? बताएं बच्चों। वायरस चेकर क्या करता है? वायरस चेकर सिक्योरिटी को भी हैंडल करता है। अब सिक्योरिटी में कौन कौन से वाले आ जाएंगे? एंटी वायरस भी आ जाएगा जी बेटा, एंटी वायरस भी आ सकता है इसके अंदर। फायरवॉल का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। फायरवॉल वायरस चेकर में तो नहीं होगा, क्योंकि फायरवॉल एक और एडिशनल सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा ट्रैफिक को मॉनिटर करेगा। बाय द वे कुछ असूल एंटीवायरस के अंदर भी डाले जा सकते हैं जो फायरवॉल की तरह से काम करे। समझ आ रही है कि नहीं? सो वायरस चेकर क्या करता है, वो सिर्फ वायरस को चेक कर रहा होता है कि अब वायरस क्या है। वायरस इज अ सॉफ्टवेयर। जरा समझना, फायरवॉल असल में कॉन्सेप्ट वाइज एक डिफरेंट चीज है। वो मूवेबल डेटा को मॉनिटर कर रहा होता है कि इनकमिंग डेटा एंड आउटगोइंग डेटा किस किस्म का है। वायरस चेकर क्या करता है, किसी सॉफ्टवेयर में कोई करप्शन हुई है। सॉफ्टवेयर में करप्शन का मतलब क्या है? कोई सॉफ्टवेयर की कोई बिट्स खराब हो जाना जो उस सॉफ्टवेयर की मैल फंक्शनैलिटी का सबब बन रही हो। वायरस कोई उस तरह का वायरस नहीं है जैसे कोई इन्फ्लुएंजा वायरस आप देखते हैं, जुकाम लग जाता है बंदे को, या कोरोना वायरस है तो बंदा बीमार हो जाता है उससे। ये उस तरह का वायरस नहीं है। कंप्यूटर में वायरस किसको बोलते हैं? सॉफ्टवेयर को ही बोलते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स को करप्ट कर रहा हो, उनको उनकी बिट्स को डिलीट कर रहा हो, अपने आप को कॉपी कर रहा हो,
सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। रेप्लिकेट का मतलब क्या है? खुद को कॉपी करता है, बार बार अपने आप को कॉपी कर रहा होता है। ये समझ आ रही बात है कि नहीं? कंप्यूटर क्रैश हो जाता है इस सॉफ्टवेयर से, ठीक है। बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर को ये स्लो डाउन कर देता है। कंप्यूटर क्रैश कर जाता है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, स्लो हो जाता है कंप्यूटर। मेरी बात समझ आ रही है सारों को कि नहीं? तो ये सारे मामला जो से हैं कौन करता है? ये इनको हैंडल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हमने तो नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ने एक वायरस चेकर भी इंस्टॉल किया हुआ है। समझ आ रही बात है कि नहीं? और वो फाइल्स जो वायरस ने करप्ट कर दी होती हैं, तो वायरस चेकर कोशिश करता है कि उनको रिपेयर करे। अगर वो इररिपेयरेबल होती है तो उस सॉफ्टवेयर को या उस फाइल को बाकी सही वाले साफ सॉफ्टवेयर से, ठीक सॉफ्टवेयर से और 100% ओके फाइल से सेग्रीगेट कर लेता है, सो दैट ये दूसरी फाइल्स को ना के करप्ट करें, क्योंकि ये बिट्स होती हैं, खराब करती हैं एक दूसरे को। जी बेशान, वायरस कंप्यूटर में एंटर होता है तो जब डिटेक्ट करता है कंप्यूटर के वायरस एंटर हो चुके हैं, फिर कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं इसको? प्रोटोकॉल्स सॉफ्टवेयर्स एक्टिवेटेड रहते हैं हर लम्हे। अब सॉफ्टवेयर्स को इनेबल रखना होता है, बड़ा जरूरी है। अगर सॉफ्टवेयर डिसेबल कर दिए जाएं तो वो सॉफ्टवेयर तो कभी भी नहीं निकाल पाएगा कि कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में एंटर हुआ है। मलिशियस सॉफ्टवेयर का जो शॉर्ट नाम है वो है मैलवेयर। मैलवेयर, MALWARE। अब मैलवेयर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जरा सुनिएगा सारे बच्चे। मैलवेयर्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, सब बच्चे सुने। मैलवेयर्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। कुछ आपके कंप्यूटर की एक्सेस लेना चाहते हैं, कुछ आपको किसी फेक वेबसाइट की तरफ डायरेक्ट करना चाहते हैं, कुछ आपको ऐसे पोर्ट्रे कराते हैं कि हम बड़े लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर हैं और आपके लिए हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। असल में वो आपके कंप्यूटर को नुकसान दे रहे होते हैं ताकि आप एंटीवायरस खरीदें और उनका बिजनेस चमके। समझ आ रही बात है कि नहीं? नहीं समझ आई तो बताओ, आ गई है? सो जो वायरस चेकर है ना, वो सिर्फ क्या करता है, वो आपके कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंस ऑफ द वायरसेस को देख रहा होता है, ठीक है। वायरसेस आपकी जितनी भी फाइल्स हैं उनको करप्ट करती हैं, डिलीट करती हैं, खुद को कॉपी करती हैं। समझ आ रही है? वायरस भी हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। तो जब भी आपके कंप्यूटर में कभी वायरस अटैक होता है तो सॉफ्टवेयर दैट कह लेंगे प्रोवाइड्स हिंड्रेंस इज द वायरस चेकर सॉफ्टवेयर। इट्स एन एंटीवायरस इन फैक्ट, ठीक है। और ये किसका हिस्सा होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाता है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इट इज नेसेसरी फॉर द वायरस चेकर टू बी enabled and it must be up to date and it must be in the running state all the time. समझ आ रही है? समटाइम कभी कोई बंदा वायरस आपके कंप्यूटर में सेंड करे ना करे, आपकी अपनी बेसिक फंक्शनैलिटी की वजह से भी समटाइम वायरसेस जनरेट हो सकते हैं। कोई भी आप वायरस कैसे आ सकता है आपके कंप्यूटर में? कोई भी आप इनफैक्ट इंटरनेट ना कनेक्ट करें, कोई इन्फेक्टेड मशीन कंप्यूटर के साथ अटैच कर लें, कोई फ्लैश ड्राइव अटैच कर लें, कोई सीडी, आप इन्फेक्टेड सीडी कंप्यूटर में आप इंसर्ट कर लें। समझ आ रही है? कोई इन्फेक्टेड ईमेल के जरिए आपके कंप्यूटर में आ सकती है। क्या ख्याल है जी? जी बोलो बेटा। बिल्कुल आ सकती है। वेबसाइट्स भी तो लोगों ने कुछ ऐसी ऐसी बनाई होती हैं जो आपके कंप्यूटर के एक्सेस या आपके कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन ग्रैब कर रही होती है। टेक्निकली नहीं करना होता, ये एड्स तो ट्रिक का एक तरीका है। अक्सर औकात नहीं एड्स आए हुए होते हैं कि बैटरी लाइफ बूस्टर, क्या आपकी बैटरी की लाइफ 10 से पहले जितने वायरसेस गुजर चुके हैं उनसे बचाएगा, आज तक के वायरस से भी बचाएगा। और इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स भी हमने डाली हुई है जो कि पेटेंट वायरस बनाने की टेक्निक्स जो सी होती हैं उन सबको ये जो सा ना ब्लॉक करेगा। सिर्फ उसको ब्लॉक नहीं कर सकेगा जो कोई मार्केट में बहुत ही कोई अनोखा डिजाइन आया वायरस का, वो उस एंटीवायरस को नहीं पता होगा। और वो ये कहती हैं, कंपनीज ये कहती हैं कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा वायरस आ जाए तो सेंड अस द कॉपी ऑफ दैट वायरस वाया ईमेल। तो वो कंपनीज क्या करती है, वो ईमेल आपकी लेती है, अपने पास इंस्टॉल करती है और उस वायरस को एनालाइज करती हैं और उसका भी फिर क्या करती है, वो एंटीवायरस बनाती हैं। समझ आ रही है कि नहीं? तो जितने भी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर बाय करते हैं, पायरेटेड नहीं, प्राइवेसी वाले, वो जो पायरेटेड नहीं, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स, उनके बाकायदा फॉर्म्स बने हुए होते हैं कस्टमर्स के, जिसमें वो डिस्कशंस करते हैं, अपने इश्यूज बताते हैं और उन इश्यूज का रिप्लाई बैक किया जाता है बाय द डेवलपर। समझ आ रही बात है कि नहीं? फॉर्म्स बने हुए होते हैं, वो रिप्लाई करते हैं कि हाँ इसमें ये मसला आया था तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो आप अपने उस न्यू बिल्कुल लेटेस्ट वायरस ईमेल करते हैं उस डेवलपर को, तो अगला जो वर्जन आएगा ना एंटीवायरस का,
वो अब उस अगले वर्जन में इस वाले वर्जन का जो वायरस नया आया था उसका भी एंटी उसने बनाया हुआ होगा। समझ आ रही? तो इट इज नॉट ओनली वन पर्सन जो ईमेल करता है उनको, बहुत सारे डिफरेंट लोग होते हैं जो वायरसेस भेजते हैं अपने अपने कंप्यूटर में जो उनके एंटीवायरस ने नहीं निकाल सके थे। समझ आ रही बात है कि नहीं? ताकि अगला जो एंटीवायरस का वर्जन आएगा वो मजीद क्या होगा, अपडेटेड होगा। क्योंकि वायरस बनाने के ना सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं, लोग वही वाले प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, तो एंटी वाला क्या करता है, उन तमाम प्रोटोकॉल्स को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। सिर्फ वो शख्स, उसका सिर्फ वायरस जो सा है ना, वो एंटीवायरस को बाईपास कर जाएगा, जो एंटीवायरस को पता ही नहीं है कि ये प्रोटोकॉल भी हो सकते थे। ठीक है, सवाल पूछो फातिह अफजल। समझ आ गई सारों को कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? देखिए, कोई भी ऐसी चीज होगी ना, जब आपको कभी भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना, कभी आप इंटरनेट पे जाएं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड का ऑप्शन लगा, वो लिखें कि जी या कोई गाना डाउनलोड करें, आप वेबसाइट ओपन करते हैं, उसमें 15 किस्म के डाउनलोड के लिखे होते हैं। हर एक स्क्रीन पर कितने डाउनलोड्स लिखे हुए होते हैं? सेवरल डाउनलोड्स की ऑप्शंस होती हैं। सारी तो ठीक नहीं होती, हो सकता है सारी की सारी क्या हो, आपको किसी बोगस वेबसाइट पे डायरेक्ट कर दे, आपकी इंफॉर्मेशन स्टील कर लें, आपके कंप्यूटर में कोई इस तरह की मैलवेयर इंस्टॉल करवा लें। ठीक है, सो इंटरनेट पे बहुत मैं मिसाल देता हूँ, तो मोस्टली इंटरनेट एक इस तरह की मिसाल है कि एक कह लें कि एक टॉडलर बच्चा, यानी आपका कंप्यूटर, उसका मुकाबला जॉन सीना से है, तो जॉन सीना तो उठा के पटकेगा उस छोटे बच्चे को। तो मिसाल इसी तरह की है कि जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो वो हाउंड्स हैं, वो बैठे हुए आपके कंप्यूटर की एक्सेस लेने के लिए, आपके कंप्यूटर में वो वायरस भेजेंगे, तो आपके पास उनके एंटी पहले से होने चाहिए। ठीक है, सो एनी पॉसिबल। अच्छा, वायरस क्या करता है? वायरस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये जरा सुन लें। दे चेक फॉर द वायरस अटैक्स कॉन्टिन्यूअसली। सुने प्लीज। They check softwares or files before they are run or loaded on a computer. Any software that is installed or that is loaded in the computer, it is initially what checked by the virus checker. कहीं ये मसला तो नहीं क्रिएट कर देगा बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर में? समझ आ रही है बच्चों बात के नहीं? कुछ वायरसेस तो इतने डेंजरस होते हैं कि जो हार्डवेयर माल फंक्शनिंग की तरफ लीड कर जाते हैं। हार्डवेयर माल फंक्शन मतलब कोई हार्डवेयर क्या होता है, वो खराब हो जाता है उससे। कुछ वायरसेस इस तरह की भी जो आईसी खराब कर देते हैं। आईसी में क्या बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, वो ऑपरेशंस इतना खराब करते हैं कि वो बस कह लें कि जैसे नहीं बहुत ज्यादा सारी वायर्स होती है, उनको आप गुंजल बना लें, वो खुलना ही मुश्किल हो जाता है उनके लिए, तो वो आईसी को ही खराब कर देते हैं सारी। इतने डेंजरस वायरसेस भी होते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपेयर्स अ पॉसिबल वायरस अगेंस्ट अ डेटाबेस ऑफ नोन वायरसेस। जैसे मैंने कहा, एंटीवायरस क्या करता है, डेटाबेस ऑफ वायरसेस, जितने भी पॉसिबल वायरसेस एक डेटाबेस में हो सकते हैं, उन सब का एंटी प्रोवाइड करता है। अनटिल और अनलेस कोई बहुत ही अनोखे किस्म का वायरस आ जाए, तो वो नहीं निकाला जा सकेगा उससे। समझ आ रही है कि नहीं समझ आई तो बताओ। दे कैरी आउट ह्यूरिस्टिक चेकिंग। ह्यूरिस्टिक चेकिंग क्या होती है? दिस इज द चेकिंग ऑफ सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ बिहेवियर्स दैट कुड इंडिकेट अ पॉसिबल वायरस। क्योंकि देखें, जितने भी पॉसिबल सॉफ्टवेयर होते हैं ना, लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जरा समझिएगा इस बात को। मुझे एक बात बताएं, जितने भी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर होंगे, वो उनकी एक बेसिक फंक्शनैलिटी एक ही तरह की होगी, लाइक द वे दे कम्युनिकेट विद द सीपीयू, द वे दे कम्युनिकेट विद द अदर डिवाइसेस या अदर सॉफ्टवेयर्स विल बी वेरी नॉर्मल। मुझे एक बात बताएं, एक बंदा मतलब आपसे आके ना, जिसको आप नहीं जानते, और अनोखे सवाल पूछना शुरू कर देता है आपसे, आप एकदम अलर्ट नहीं हो जाएंगे कि भाई ये कौन है, वाई इज ही आस्किंग सो पर्सनल थिंग्स। एक बंदे को आपको हिंट आती है कि नहीं आती, कि ये बंदा ही वाज नॉट सपोज्ड टू आस्क दीज थिंग्स, व्हाई इज ही आस्किंग, व्हाट इज हिज इंटरेस्ट बिहाइंड आस्किंग ऑल दीज थिंग्स। समझ आ रही बात है कि नहीं? आपकी फैमिली वाली बातें करें, आपको टेंशन नहीं होगी। इसी तरह के सॉफ्टवेयर भी ऐसे होते हैं जिनके बिहेवियर से एंटीवायरस को पता चलता है कि ना, दिस सॉफ्टवेयर इज सम, कोई सस्पिशियस सॉफ्टवेयर है, सो एंटीवायरस उसकी एक्टिविटीज मॉनिटर करने लग जाता है। समझ आ रही कि नहीं? एंड अपॉन उसके एंटीवायरस ने ना कुछ असूल रखे होते हैं कि जी हर सॉफ्टवेयर ये बेसिक जो चीजें फॉलो करेगा, कोई उसकी लिमिट्स को क्रॉस करे, जाहिर सी बात है जब घर में चोर एंटर होगा तो कोई बहुत सुकून से चोरी करेगा, आराम से, या जल्दी करेगा?
जल्दी जल्दी करेगा ना। तो ये वायरस, जो वायरसेस कंप्यूटर में एंटर होते हैं, इनकी भी कोशिश जल्दी जल्दी सब कुछ खराब कर दो, है ना, समझ रहे बात की, जल्दी जल्दी सब कुछ क्या कर दो, खराब कर दो, क्योंकि मकसद ही है ना इसका, बनाया ही इसलिए जाता है कि ताकि बस करप्ट जल्दी से जल्दी करे, ताकि कंप्यूटर तबाह हो जाए, डेटा करप्ट हो जाए। उसको रिकवर करने के लिए पब्लिक क्या करेगी, एंटीवायरस इंस्टॉल करेगी। तो एंटीवायरस फ्री में तो नहीं आता, पैसों का आता है। तो यूं समझ लें कि नुकसान किया है ताकि क्या हो, किसी और को फायदा हो जाए। समझ आ रही? खैर ये इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये चलते रहेंगे सारी जिंदगी। डिस्क डिफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर भी हमने कर लिया बच्चों। डिस्क डिफ्रैगमेंटर के अलावा ड्राइवर्स हमने कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्क्रीन सेवर्स हम करेंगे, स्क्रीन सेवर कर लेंगे, बैकअप सॉफ्टवेयर करा दूंगा, और बैकअप के बाद फिर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ जाऊंगा, ठीक है।